હવે બેટા આપણે જે છે લેક્ચર જે स्टार्ट કરશું, हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन वाला यूनिट है हमारा, और साथ में नोट भी बनाते जाना है आपको, ठीक है। अभी खाली फोकस करो, पहले ये यूनिट में से बोर्ड में आपकी ये बात करते हैं जेई मेन के लिए बात करें तो जेई मेन के अंदर में आपके पास तो पीवाईक्यू बुक हो गई बेटा, ओके। तो जेई मेन के अंदर जो है इस यूनिट में से हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है, आपको पता ही होगा बेटा, पता है ना आपको, हाईएस्ट स्कोरिंग यूनिट है। और सबसे बड़ी बात कि ये एनसीईआरटी बेस्ड यूनिट है, आपने क्वेश्चन लगाए होंगे जेई मेन के, है ना। तो ये यूनिट एनसीईआरटी बेस्ड ही है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। वो तो मैं आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा जेई मेन के, तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। जैसे यूनिट फिनिश होगा आई कैन डू टू थिंग्स, पहले इसका एनसीईआरटी का तो काम करेंगे, साथ में जेई का भी कर लेंगे, तो आपके एक साथ दो काम होते जाएंगे। जो आपने किया हुआ है तो दी बेस्ट है, बाकी नोट वगैरह तो जेई की अपने क्लास में स्कूल अपने एलएन में बनाई होगी बेटा, ओके। अब ये बोर्ड के लिए बात करें हम, बोर्ड के लिए ये यूनिट का वेटेज कितना है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि फ्रॉम दिस ईयर आपको न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अपने यहाँ पे भी आपका जो पूरा सिलेबस आ रहा है। अभी तक ये यूनिट का वेटेज था 9 to 10 मार्क्स, अब इसका वेटेज हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 13 to 15 मार्क्स। कितने मार्क्स? 13 to 15 मार्क्स। यू कैन अंडरस्टैंड वेटेज ऑफ दिस यूनिट, दिस वाई आई स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यूनिट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू फिनिश दोज यूनिट विच इज़ अ हाइएस्ट वेटेज कि फॉर उसमें 4-5 यूनिट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये 4 यूनिट ही आपके कर लो ना तो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का 50% हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो आपका और वो यूनिट ऐसे है कि जेईई में भी उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आपको पता ही है सब कुछ, ओके। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं बेटा कि सबसे पहले हमें दो चीज़ समझनी है कि व्हाट इज़ मीन ऑफ डबल सॉल्ट एंड व्हाट इज़ मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम दो चीज़ें हमें समझनी है इंट्रोडक्शन पार्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज़ मीन ऑफ डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट किसको कहते हैं बेटा? तो मैं फॉर एग्जांपल की तरह बात करूँ तो जैसे NaCl एंड KCl कंबाइन हो गए, ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन है, साथ में है, तो ये कहलाएगी डबल सॉल्ट। क्या कहलाएगी? डबल सॉल्ट। आपके बुक में जो एग्जांपल दिया है पोटेशियम K2SO4, Al2SO4 थ्राइस 24H2O, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में K, और ये फॉर यहाँ पे KAlSO4 ट्वाइस 12H2O, ठीक है। तो ये डबल सॉल्ट का एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं बोलो बेटा? पोटेशियम, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल हुआ डबल सॉल्ट। कब आपको क्वेश्चन होगा डबल सॉल्ट मतलब क्या सर? चलो ये तो एग्जांपल दिया तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स कि डबल सॉल्ट का मीनिंग ये होता है कि ये जो है ना, अपने सिंपल एग्जांपल से समझे इसको, एग्जांपल से। तो अपने रूटीन गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स तो पता है आपको, हाँ, कि नज़र लाग, ऐसा तो नहीं है कि पवित्र हम किसी पे डालते ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं, कोई भी होता है, दिखते तो है ही, चाहे अच्छी लगे बुरी लगे, है ना। तो अब जो है डबल सॉल्ट का मतलब ये होता है कि ऐसी गर्ल्स है कि जो मैरिज के बाद भी उसकी सरनेम चेंज नहीं हो रही। क्या कहा मैंने? डबल सॉल्ट ऐसा है कि मैरिज के बाद भी उसकी सरनेम चेंज नहीं हो रही। मतलब क्या? तो मैं आपको एग्जांपल दूँ, ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन। अब ऐश्वर्या राय बच्चन की बिफोर मैरिज उसकी सरनेम क्या थी? राय थी, आफ्टर मैरिज बच्चन, लेकिन इसने अपनी सरनेम को लॉस्ट नहीं किया है। बात समझ में आ रही है? पढ़ने के साथ हमें पता चल रहा है कि इसकी सरनेम राय भी थी और आफ्टर द मैरिज इट बिकम अ बच्चन। यस और नो? एकदम क्लियर। तो यही है हमारा डबल सॉल्ट। और कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसका एग्जांपल भी बाद में देखेंगे, बट उसको पहले यहाँ डिस्टिंग्विश में समझ रहे हैं हम। तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग ये होता है बेटा कि आफ्टर द मैरिज नॉर्मली क्या होता है, गर्ल्स जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल कोई पटेल है तो आफ्टर द मैरिज वो कुछ और बन जाती है ना। जैसे आपकी सरनेम क्या है? अच्छा, जो भी है क्या है? बाकलोजिया, माकनोजिया, ठीक है। अब सपोज आपकी मैरिज फॉर एग्जांपल पठान में हो गई,
फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपकी जो आने वाली वाइफ है वो पठान से माखनोजिया हो जाएगी, समझ में आ रहा है? या कोई अदर कास्ट की आएगी तो वो भी अपनी सरनेम चेंज कर लेती है, तो वो क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेशन। दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी, दे लॉस्ट देयर प्रॉपर्टी एंड गेन द न्यू प्रॉपर्टी। इसका मतलब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं अब इस पॉइंट को। और जैसे कोऑर्डिनेशन की बात करता हूँ, पोटेशियम साइनाइड, ये अभी इंट्रो पार्ट चल रहा है, ध्यान समझना। पोटेशियम साइनाइड KCN, अब ये मान लो किसी और के साथ रिएक्शन करके, जैसे K4 FeCN के साथ रिएक्शन कर रहा है FeCN6 के साथ, ये दोनों मिल रहे, K4 FeCN6 बन गए। पोटेशियम यानी कि जो है इसका चार्ज मान लो कि 4 है, तो एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड बन गए, ठीक है। ये पोटेशियम साइनाइड है, ध्यान से समझना, और ये आयन साइनाइड है। क्लियर? ये बैलेंस नहीं है, अभी बैलेंस की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ये जनरल बात कर रहा हूँ। बैलेंस का अभी कोई मीनिंग नहीं है, खाली मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है क्या है कोऑर्डिनेशन। अब इसका आयोनाइजेशन होता है, ध्यान से सुनना बेटा। तो आयोनाइजेशन के अंदर क्या होगा? आयोनाइजेशन जब भी करेगी इसका, तो आपको 2 टाइप्स ऑफ आयन बनेगी। एक तो फॉर K+ बनेगा, सेकेंड वन क्या बनेगा? FeCN6 फॉर माइनस, ठीक है? अंडरस्टैंड? यस और नो? तो यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी शो करेगा, एक पोटेशियम करेगा और ये पूरा ब्रैकेट चला गया। यहाँ Fe and Cn दे डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टी, दे डू नॉट शो देयर प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर सकते, पहले तो थे। और यहाँ पे डबल सॉल्ट में क्या होता है, जैसे ये पोटेशियम है, इसका मैं आयोनाइजेशन कर रहा हूँ बेटा, तो क्या बनेगा? K+ बनेगा, Al+ भी बनेगा हमारा, ठीक है, और SO4 भी शो करेगा अपनी प्रॉपर्टी। मतलब दे ऑल शो देयर प्रॉपर्टी। पोटेशियम भी कर रहा है, एल्यूमिनियम भी कर रहा है, सल्फेट भी कर रहा है, तो इट इज अ कॉल्ड डबल सॉल्ट। अंडरस्टैंड? डबल सॉल्ट किसको कहते हैं? कि आफ्टर द आयोनाइजेशन दे शो देयर प्रॉपर्टी। 100% आयोनाइजेशन होगा, इसका क्या होगा? 100% आयोनाइजेशन होगा। जितने भी उसमें आयन प्रेजेंट है सबका आयोनाइजेशन होगा, यहाँ पे 100% होता नहीं है। तो ये इसका बेसिक पार्ट था, व्हाट इज मीन ऑफ डबल सॉल्ट, व्हाट इज मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर एकदम? तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, नॉट IMP बट देयर इज अ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे देखेंगे इसको। यहाँ पे देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिट का क्वेश्चन नंबर 1। हम इसी तरह लिखते जाएंगे, आपको इसी तरह कुछ चीज़ें हैं कि आपको घर जाके नोट बनानी है, कुछ चीज़ें हैं कि यहाँ लिखवानी है। मैं इसीलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि आपको यहाँ टाइम बचे। अंडरस्टैंड? आप यूट्यूब पे घर जाके स्क्रीनशॉट मार लो और लिख लो नोट। तो इससे फ़ायदा वो क्या होगा कि वो जो टाइम बचेगा उसमें आपको एक्सरसाइज करवा सकता हो, आपके प्रैक्टिस करवा सकता हो, कुछ एक्स्ट्रा कुछ वर्क करवा सकता हो। अदरवाइज़ क्या कहेगा, टाइम लिमिटेशन होगा आपका, और भी आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे भी जाना है, ठीक है ना? आई कैन डू बेस्ट फॉर यू, जो मुझे अच्छा लगता है बेस्ट करूँगा, वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। हमें इतना डिटेल में नहीं लिखना है एनसीईआरटी में। पॉइंट नंबर 1, डबल सॉल्ट वेल इज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल सॉल्ट। 2 या 2 से ज़्यादा स्टेबल जो सॉल्ट होते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया उससे बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्नेलाइट है, क्या है बोलो? कार्नेलाइट। एग्जाम में MCQ है, ध्यान रखना यहाँ से। कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या? KCl MgCl2 6H2, ठीक है। उसके बाद मोहर सॉल्ट, एग्जाम में आ गया MCQ, सेकंड MCQ। मोहर सॉल्ट FeSO4 NH4 2SO4, यहाँ पे 6H2 बेटा। क्लियर एकदम? थर्ड वन पोटेशियम। तो ये तीनों की तीनों क्या है? डबल सॉल्ट है। क्या है बोलो? डबल सॉल्ट है। क्लियर? और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, डिसोशिएट इन द सिंपल आयन कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर, जो अभी ऊपर समझा दिया, उसका 100% आयोनाइजेशन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? वेरस उसकी जगह पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले ले, जैसे K4 FeCN6 डू नॉट डिसोशिएट इन Fe+ एंड Cn-, उसमें उसका आयोनाइजेशन होता नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जो 2 मार्क्स में आ सकता है। बोर्ड वाले कुछ भी पूछ सकते हैं, IMP अपने बताएंगे या IMP है, बट हमें जो करना है, मेरा जो आइडियोलॉजी रहती है, पहले जो यूनिट में करवाऊंगा ना उसमें सब कुछ करना है, फिर जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे आपके पास टाइम है, आप इतने ब्रिलियंट हो। आपके कितने थे 10th में बेटा? ओके यार, आपके 82, मतलब यू आर ब्रिलियंट। आप में कैपेसिटी तो अच्छी है बेटा, यू कैन डू एवरीथिंग। क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर 3 महीने में बच्चों ने 90+ लेकर आ गए थे, 3 महीने की मेहनत में एनसीईआरटी में, और उसमें भी अच्छा स्कोर किया, जेई में भी, नीट वालों ने नीट में किया। तो आई होप यू कैन गेटिंग गुड रिजल्ट। ओके, बस मुझे फॉलो करते जाना बेटा। तो ये क्वेश्चन 1 समझ में आ गया।
एकदम क्लियर करो डिफरेंस है इसमें। डबल सॉल्ट किसको कहते हैं, अंडरस्टैंड? बताइए आपका नाम क्या बताया? अल्माज। आपका? रेहान। ओके, मेरा राहिल है, आपका रेहान है, ग्रेट। ओके, तो अल्माज मुझे बताइए कि डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है? उसका डिप में नहीं जाता कोऑर्डिनेशन नाम क्यों बना, वो कुछ अपने यहाँ जरूर नहीं है, वो आपको जेई में बताया होगा। तो कोऑर्डिनेशन में और डबल सॉल्ट में किसका 100% आयोनाइजेशन होगा? वेरी गुड, क्लियर, समझ में आ गया बेटा आपको? क्लियर एकदम रेहान, ठीक है? ओके, पोटेशियम का फॉर्मूला क्या है? अभी तो याद नहीं किया तो कहाँ से याद होगा? K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O, ठीक है? मोहर सॉल्ट, तो इसके बाद FeSO4 NH4 ये याद रखना, मैंने इसीलिए साइड में लिखा MCQ। कहाँ से MCQ आएगा वो भी बता दूंगा आपको, और उसके बाद कुछ नहीं आएगा क्योंकि मैं बहुत पेपर चेकिंग भी कर चुका हूँ। मेरा जो जहाँ मैंने स्टार्टअप किया था इनिशियली स्कूल से ही किया था बेटा, ठीक है? तो मुझे पता है कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऑलरेडी आई 3 to 4 ईयर्स में बोर्ड पेपर चेकिंग में भी जा चुका हूँ, तो आई नो एवरीथिंग कहाँ से क्वेश्चन बनाते। और स्पेशली बोर्ड के लिए तो समझ लो NCERT ही करनी है पावरफुल, इसके इंटेक्स एक्सरसाइज इतना कर लो, उसके बाद कुछ नहीं है। और ये करने के बाद बिलीव मी यू कैन डू जेई मेन, उसमें भी फाड़ दोगे आप, उसमें भी फाड़ दोगे, आपका खुद आपका रिजल्ट दिख जाएगा आपको। जो यूनिट यहाँ करवा रहा हूँ और उसके बाद आप जेई मेन के क्वेश्चन कराऊंगा और वो उसके बाद टेस्ट देना, आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आपको फील होगा यार कितने लेट आ गए हम, खास पहले से आ गए हो तो आज तो हम 250 लेकर आ जाते हैं, ठीक है? ओके, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये यूनिट का मोस्ट IMP क्वेश्चन है, वर्नर थियरी, ठीक है? उसको समझते बेटा हम, क्या है वर्नर थियरी और उसमें से कहाँ से लिखना है, कितना लिखना है, मैं इसी में टिक कर लूँगा, इसी में से आपको लिखना है। तो याद रखना अल्फ्रेड वर्नर जो था ये IMP क्वेश्चन है, ध्यान रखना IMP क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर जो भी हमारी पैटर्न है उसके हिसाब से ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है इस यूनिट का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो बेटा? 2 है। डिस्क्राइब अबाउट वर्नर थियरी, ऐसे डायरेक्टली टाइटल के साथ पूछ लेते, डिस्क्राइब अबाउट वर्नर थियरी। तो ये आपको एग्जाम में आए तो पूरा डिट्टो नहीं लिखना, पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन तक रट्टा लगा लिया लिख लेना, नो नो नो, इसमें से क्या लिखना है, कितना लिखना है और क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पर आगे के क्या टॉपिक हो गए सब कुछ हम समझते जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ्रेड वर्नर वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था। उसने पहला फर्स्ट क्या बनाया था? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया था। अंडरस्टैंड? क्लियर एकदम? ओके, और उसने क्या किया था, डिफरेंट सॉल्ट लिया था, उसके बीच में रिएक्शन की और उसको डिफरेंट रिजल्ट मिले। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे डिराइव हो जाता है कि स्विस केमिस्ट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेट आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ अब उसने क्या कहा था, उसका सेकंड पॉइंट, उसने ये कहा था कि जो है नॉर्मली कोई भी XYZ हमारा जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें 2 तरह की वैलेंसी होती है। कितनी तरह की वैलेंसी? 2 तरह की वैलेंसी होती है। जैसे अभी हमने आगे समझेंगे बट एक बार वापस इसमें जाते हैं बैक। इसके अंदर हमने अभी लिखा K for FeCN6 बेटा, क्या लिखा बोलो? K for FeCN6, यहाँ देख सकते हो आप बेटा दिस वन। तो K for FeCN6 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे 2 तरह की वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब क्वेश्चन होगा प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं, प्राइमरी के बेस पर हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 1 to 1 वी कैन सी। तो सेकंड पॉइंट इसका यहाँ पे ही हमारा बनता है, ये सब बीच में नहीं लिखना, फिर यहाँ से लेगा सीधा पॉइंट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, वर्नर प्रपोज्ड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी फॉर मेटल आयन। अंडरस्टैंड? कहाँ से लिखना है मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो ये सेकंड पॉइंट बन गया। ओके, नाउ अब उसने क्या किया बेटा, उसने कोबाल्ट क्लोराइड, लिसन, किसके बीच में? कोबाल्ट क्लोराइड यानी कि COCl3 एंड एमोनिया के बीच में रिएक्शन की। किसके बीच में? कोबाल्ट क्लोराइड एंड एमोनिया के बीच में उसने रिएक्शन की। लिसन, कोबाल्ट क्लोराइड लिया बेटा और साथ में एमोनिया लिया 6 मोल। जब इनके बीच में रिएक्शन की तो उसको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिले, CONH3 अब आपको पता है बेटा कि आगे हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में लिगैंड,
पता है ना। और NH3 जो है एमाइन लिगेंड है बेटा, इसका नाम नॉर्मली हम एमाइन कहते हैं, बट यहाँ पे लिगेंड में डबल एम हो जाता है, एमाइन हो जाता है, इसका चार्ज 0 है। यहाँ पे आउटर साइड 3 क्लोरीन हो गए Cl3, ठीक है। 1 क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1, 3 का -3 हुआ तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +3, इसका चार्ज होगा +3। आगे सीखेंगे हम मेटल चार्ज में, बट यहाँ खाली पॉइंट समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये कंपाउंड बन गया है फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड। कोबाल्ट क्लोराइड एंड एमोनिया के बीच में रिएक्शन की तो फर्स्ट वन ये बन गया हेक्सा एमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर में दिखेगी। सेकंड, अगेन जब इसके बीच में रिएक्शन की कोबाल्ट क्लोराइड एंड एमोनिया के बीच में, ध्यान से देखना, तो क्या मिला सामने, CO NH3 Cl Cl2, दिख रहा है बेटा। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि एक एमाइन ग्रुप स्पेयर में से बाहर आ गया, ब्रैकेट में से बाहर आ गया, जो यहाँ शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है ना। यहाँ शो किसको करेगी कि जो इसके साथ कनेक्टेड हो, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। बाहर के साथ जो जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी वैलेंसी, अंडरस्टैंड। और अंदर की तरफ जो होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहेगी बोलो, सेकेंडरी वैलेंसी, अंडरस्टैंड, क्लियर, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे बेटा जो है इसका चार्ज 0, इसका -1, इसका हो गया +3, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, +2 होगा। तो आउटर साइड मुझे क्या चाहिए, दो माइनस चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे -2 हो गया। तो एमोनिया की क्या जरूरत है, कुछ है ही नहीं ना, तो यहाँ कनेक्ट होगा नहीं, इसलिए यहाँ एमोनिया हमने शो नहीं किया। अगेन कोबाल्ट क्लोराइड के बीच में एंड एमोनिया के बीच में रिएक्शन की, CO NH3 Cl2 आउट ऑफ ब्रैकेट Cl 0 -2 +3, तो ब्रैकेट के ऊपर कितना आएगा +1, तो सामने -1 आ गया बेटा। अगेन रिएक्शन के बेटा कोबाल्ट क्लोराइड एंड एमोनिया के बीच में, तो हमें मिल गया बेटा CO NH3 thrice Cl3, अंडरस्टैंड, चार्ज 0 हो जाएगा। ओके डन, क्लियर। अब जो है बेटा ये यहाँ तक तो आपको शो किया हुआ है दिस वन, ठीक है। तो अब जो है ये तो आपको समझ में आ गया, तो आपको थियरी सेकंड पॉइंट सीधा यहाँ से लिखनी है, ये ब्रैकेट, ये बीच वाला कुछ नहीं लिखना है, ओके। सीधा आपका थर्ड पॉइंट यहाँ बनता है, थर्ड पॉइंट सीधा यहाँ बन जाता है। क्या लिखना है, वेन एवर वी रिएक्ट विथ कोबाल्ट क्लोराइड एंड एमोनिया, देखो लिखा ही हुआ है कोबाल्ट क्लोराइड एंड एमोनिया, वी गेटिंग डिफरेंट फॉर्मुलेट, जो यहाँ पे है, जो मैंने आपको समझा दिए। कलर क्या हो गए, येलो पर्पल ग्रीन वायोलेट, येलो पर्पल ग्रीन वायोलेट, कलर भी याद रखना है क्योंकि ये ब्रैकेट लिखना है हमें। और ये IMP थियरी है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जिसमें भी पूछ ले बेटा, ओके डन, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ये क्या है, तो ये है नंबर ऑफ आयन। देखो इसको ब्रैकेट को 1 कहेंगे, पूरा ब्रैकेट का आयन कितना होता है 1, सामने 3 क्लोरीन मिले, जब इसका आयोनाइजेशन करेंगे तो 1Gm3, 2 क्लोरीन मिले 1Gm2, 1Gm1, 1Gm1, ओके डन। ये दोनों सेम ही लिखा है, इट्स ओके, बट ये कलर डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, क्लियर। तो ये समझ में आ गया थर्ड पॉइंट बेटा, कोई डाउट है बोलो, ओके। उसके बाद बेस के ऊपर अब जो है हम कुछ 4 पॉइंट और पढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पे इसी के ऊपर से। अब ध्यान रखना, यही एग्जाम्पल को हम पिकअप करते हैं, दिस वन। यहाँ पे 2 तरह की वैलेंसी होती है बेटा, एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। अब आपको क्वेश्चन होगा सर प्राइमरी वैलेंसी किसको कहते हैं, तो जो बेटा जो है पॉजिटिव चार्ज और जो उसके आउटर साइड है ब्रैकेट के, इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको क्या कहते हैं बोलो बेटा, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया बेटा। तो ये जो इसके, ये भी और ये क्लोरीन, इसके बीच में क्या है बोलो, प्राइमरी वैलेंसी, चलो समझ में आ गया। ये ज्यादातर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ओके। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी का आयोनाइजेशन हो सकता है, प्राइमरी, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन करोगे तो बेटा ऐसा बनेगा CO NH3 आउट ऑफ ब्रैकेट 3Cl प्लस, और यहाँ क्या मिलेगा 3Cl माइनस, इसका आयोनाइजेशन हो गया, इसी को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के कहाँ है बोलो, अंदर, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, जिसका आयोनाइजेशन
नहीं हो सकता, जिसका आयोनाइजेशन नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? क्लियर बेटा? कोई डाउट है बोलो? सेकेंडरी वैलेंसी किसको कहते हैं? ओके, अब जो है बेटा याद रखना, तो यही हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट थे। मैं इसी तरह मेरी हैबिट है कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन ही लेकर जाता हूँ, क्योंकि आपको यही लिखना है, मेरी नोट नहीं लिखनी है, ठीक है? मेरी नोट भी है शॉर्ट, बट उसका क्या मीनिंग है भाई, बोर्ड में तो वो देखते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा है नहीं लिखा। इसीलिए बेटा मैं इसी पैटर्न से जाता हूँ, क्योंकि आपको जेई चला था तो जेई के पैटर्न से जाता, नीट चला था तो नीट के पैटर्न से जाता, बोर्ड चला रहा हूँ तो बोर्ड के पैटर्न से जाऊँगा। ओके, तो ये सब अब नहीं लिखना है इसमें, बीच में क्या नहीं लिखना है वो ध्यान रखना है, ठीक है? पॉइंट यहाँ पे लिख लेने हमें, यहाँ से मेन पोस्टुलेट्स, यानी कि पोस्टुलेट्स यहाँ से आप लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयोनाइजेबल, क्लियर कि उसका आयोनाइजेशन हो सकता है, एंड सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन। किससे? अभी ये देख लिया हमने Cl माइनस और वगैरह। थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, दे आर सेटिस्फाई बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन। दोनों तरह के से हम उसको स्टेबल कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में हमने देखा इस वाले ऊपर में, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है, ये कैसा है? एमाइन न्यूट्रल है, उसका चार्ज 0 होता है विनो, और क्लोरीन का क्या चार्ज है? नेगेटिव है। तो दोनों तरह की वैलेंसी हो गई ना, यस और नो? ये नेगेटिव वैलेंसी है और ये न्यूट्रल है, तो सेकेंडरी वैलेंसी दोनों तरह के लिगेंड से सेटिस्फाइड हो सकती है। क्लियर? और दूसरी बात, सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या इंडिकेट करता है? तो उससे हमें पता चलता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या शो करता है? अब क्या अपने को क्वेश्चन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो सिंपल, यूनिट 1 में पढ़े होगे सॉलिड स्टेट में हमने, कि सेंटर एटॉम के सराउंडिंग कितने उसके साथ बॉन्ड क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे देखो 6, 5n1 6, 4n2 6, 3n3 6। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक दूसरा होता है अपने, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। तो यह नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, उसी को हम यहाँ पे जो है उसकी वैलेंसी से इंडिकेट करते हैं। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन दिस आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल नेगेटिव, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फिक्स्ड फॉर मेटल। क्लियर? देखो, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी जो समझा दिया मैंने, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर से होता है 6 6 6 6 6, एंड फिक्स फॉर मेटल के लिए फिक्स होती है कोई भी एक में। तो देखो ये क्वेश्चन, देखो मैंने ऊपर समझा है, उसी के ऊपर से पूरी थियरी लिखनी है, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, ठीक है? और लास्ट पॉइंट, अब ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेटा, तो हमें आगे पता है कि ये आयोनाइजेशन बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शन होता है, वो तो पता ही होगा आपको, नॉन डायरेक्टिंग, उसका डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड, वो डायरेक्शनल होता है। बेसिक वो तो पता ही है ना बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वो डायरेक्शनल होता है, कौन? कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड। अब वो डायरेक्शनल में होता है, तो इसकी वजह से उसके अलग अलग शेप क्रिएट होते हैं। अलग अलग क्या क्रिएट होते? शेप क्रिएट होते। 11th में यूनिट नंबर 4 हमने पढ़ा है, हमने याद है ना, वो अपने कोड जो है हाइब्रिडाइजेशन वाले यूनिट में हमने पढ़ा था, वहाँ पे अलग अलग शेप बनते थे, पेंटागोनल, बाय पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, बहुत सारे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है? तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता था? कोवलेंट बॉन्ड ही तो बनता था, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे हमें फोर्थ पॉइंट में इंडिकेट की है कि सेकेंडरी लिंकेज ऑफ मेटल है वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट एंड डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट्स व्हाट दे शोइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। क्लियर? ये फोर्थ पॉइंट हो गया। Such special arrangement are called coordination polyhedra. The species with square bracket are coordination number and ion outside the square bracket are called counter ion, बाहर की तरफ के। फिर 3 एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ हमारी थियरी फिनिश होती है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 हो तो उसका शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे भी 6 है ऑक्टाहेड्रल, 4 और 2 6, ये भी ऑक्टाहेड्रल। यहाँ 4 है और यहाँ पे भी 4 है। आगे देखेंगे हम कि क्यू स्क्वायर प्लेनर बना और क्यू टेट्राहेड्रल बना, वो हाइब्रिडाइजेशन पर जाता है, sp3 dsp2, वो हमें पता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ थियरी में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मेनली थियरी यहाँ तक होती है। ये पॉइंट, तो ये हमारा मोस्ट टाइम क्वेश्चन हो गया बेटा, कौन सा बोलो? वर्नर थियरी। कितना लिखना है, कहाँ से लिखना है, पूरा आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बोलो कोई डाउट है इस थियरी में? अंडरस्टैंड 100%? वर्नर थियरी क्या है?
कहाँ से लिखनी है, पॉइंट 1, पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 ब्रैकेट था, पॉइंट नंबर 4 में सारे 4 पॉइंट ले लिए हमने, उसके जो भी एजम्पशन, जो भी उसके कंक्लूजन थे, और उसके बाद लास्ट पॉइंट में उसकी शेप वाली बात हमने की। और उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया बेटा, दिस वन। अब देखो इसके ऊपर से एक क्वेश्चन बनता है, देखो दिस वन, ये क्वेश्चन देखो, ये एग्जाम्पल भी हमें साथ में करते जाने। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन सेकेंडरी वैलेंसी मेटल इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी। चलो ये पॉइंट समझाने से पहले एक पॉइंट और हमें इसमें समझना था, देख लेते हैं वर्नर में। अब यहाँ पे कितने क्लोरीन निकलते हैं इस वाले पॉइंट में हमने समझा है, 3 क्लोरीन निकलते हैं, मतलब AgCl के, मतलब सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल कंज्यूम हो गए, कितने मोल यूज हो गए, तो 3 मोल हो गए। और हमें AgCl कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 3 क्लोरीन मतलब जो है बाहर बेटा आयोनाइजेशन होते हैं, तो जितने आयोनाइजेशन होते हैं उसके हिसाब से AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गए बोलो, कंज्यूम हो गए, यस और नो, ओके। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 मोल AgNO3 कंज्यूम हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और इसी के हिसाब से 3, 2, 1, 1 AgCl क्या होगा बोलो, यस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, AgCl प्रोड्यूस होगा, AgNO3 कंज्यूम होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे उसी के ऊपर से क्वेश्चन है, PdCl2 4NH3, यहाँ पर क्वेश्चन में यूँ कहा है मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेस ऑफ NO3 2 है, मतलब 2 मोल AgCl बनते हैं, सुनना मेरी बात, 2 मोल क्या मिलते हैं, इसके साथ जब रिएक्शन करता है तो 2 मोल AgCl मिलते हैं, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, थोड़ा दिमाग लगा के मुझे बताइए। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर 2 क्लोरीन होने चाहिए, सिंपल कह सकते हैं ना, तभी तो 2 AgCl मिलेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ AgNO3, मतलब AgNO3 के हिसाब से 2 मोल AgCl मिलते हैं, तो मतलब 2 क्लोरीन बाहर हो गए तब मिलेंगे ना, तो इसमें से 2 क्लोरीन चले गए, तो बाकी क्या बचा, PdNH3 4। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, यस राइट आंसर, कितनी होगी बोलो रेहान, अलमास, अलमास ना, आपका नाम अलमास बताया, हाँ, और रेहान, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी बोलो बेटा, 4, क्लियर, वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन, आप सोचो और मुझे बताओ दोनों, मैं आपको सॉल्यूशन पूछूंगा, क्यों, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि कैसे लाए। चलो सेकंड वाले में सोचो, यहाँ पे भी 2 मोल AgCl प्रोड्यूस होता है, मतलब यहाँ पे 2 दिया है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं NiH2O6 और 2 क्लोरीन को बाहर रख लो, क्लियर, यहाँ 2 ही क्लोरीन है इसलिए, और 2 क्लोरीन 2 AgCl दे रहे, तो अंदर 6 मोल H2O रहे बेटा, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6, वेरी गुड। चलो यहाँ पे सोच के बताओ, PdCl for 2HCl क्या होगा बोलो, सोचो और बताइए मुझे, थर्ड वन, PdCl2 2HCl में 0 मोल AgCl निकल रहा है, मतलब एक भी Cl बाहर नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये थर्ड वन, थर्ड में ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि प्लेटिनम है, ठीक है, 4 क्लोरीन है, तो हमने Cl4 डाल दिया, 2 HCl है तो 2 HCl डाल दिया, ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसा रख लिया हमने, क्लियर। तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई, 6, वेरी गुड, राइट आंसर। चलो यहाँ COCl3 4NH3 में 1 निकल रहा है बेटा, 1 दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इससे बोलो, तो CO बाहर क्लोरीन एक ही है, तो NH3 4, फिर Cl2 आउट ऑफ ब्रैकेट Cl, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगी, 6, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या आएगी, देखो एक भी नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते PtCl2 NH3 2, यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, 4, वेरी गुड, राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे MCQ, यहाँ से MCQ बनता है बेटा, ये MCQ पार्ट था, अंडरस्टैंड, क्लियर, कोई डाउट है बोलो बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसको बेसिक इंट्रो मतलब समझने के लिए, पूरे पोर्शन जो है समझने हैं। लिगेंड IMP क्वेश्चन अगेन, ये हमारा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है लिगेंड, ठीक है, ओके, देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो यूनिटी किसको कहते हैं, वेरी इजी पोर्शन है बेटा, यहाँ खाली समझना है, ये आपको नोट में लिखना भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ चौकड़ी लगा लेता हूँ।
ना बोर्ड के लिए ज़रूरी है, ना नीट के लिए ज़रूरी है, यहाँ से ना जेई के लिए ज़रूरी है, खाली समझना है वो समझा देते। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यूनिटी मतलब क्या है कि आयन बॉन्ड और फिक्सेड, तो ये जो है बेटा यहाँ देख सकते हो ब्रैकेट दिख रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन यूनिटी कहते हैं। सेंटर एटम किसको कहते हैं, तो जो मेटल जो होता है सेंटर में XYZ जो भी मेटल है उसको क्या कहते हैं हम, सेंटर एटम। ये पॉइंट आपको लिखना है कि जितने भी सेंटर एटम होते हैं वो सारे लुईस एसिड होते हैं क्या होते बोलो, ये पॉइंट लिख के सीधा ये लिखो कि जो भी मेटल है वो लुईस एसिड है। अब आपको क्वेश्चन होगा सर लुईस एसिड क्यों, तो लुईस एसिड किसको कहते बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ लुईस एसिड किसको कहते हैं, लुईस बेस किसको कहते हैं वो नहीं पता है। ओके देखो यहाँ पे एसिड का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इसको लुईस एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे मेटल की जो ब्रैकेट होते हैं ना, आगे देखेंगे हम पूरे मेटल के जो हमने d ऑर्बिटल हो या s ऑर्बिटल हो जो भी खाली होती है उसमें लिगेंड आता है, और लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, बिकॉज ऑफ इट विल बी कॉल्ड लुईस एसिड। अंडरस्टैंड, क्लियर, वेरी गुड। अब जो है ये MCQ इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया बेटा, ये MCQ में आ सकता है। उसके बाद ये हमारा 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट लिगेंड, तो ये 3rd नंबर का क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी तरह नोट में लिखते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके अलावा जो जो बीच में हमारा आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आ गया तो ये हमने जो भी सॉल्व किया तो ये एग्जांपल भी लिख लेना है, जहाँ से जिस तरह आपको इंडिकेट करता जाए तो सेम पैटर्न से लिखते जाना है, नोट ऐसे ही बनाती जाना है। और दूसरी बात कि मेरी हैबिट रही है बेटा, और आपको भी करनी पड़ेगी, जो चला है नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर चाहिए, डन। तो लेक्चर के बाद या लेक्चर से पहले अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल तुम्हारा मेरा जो सूट होता है यहाँ बैठ के लिख लेना है, जो भी मैं थियरी दे दूँ, सारी दूँ आधी दूँ अकॉर्डिंग टू माय थॉट, बट आपको तैयार कर लेंगे, ठीक है, तो ही काम बनेगा, क्योंकि यूनिट कंप्लीट होगा फिर टेस्ट देंगे तब तक तो फिर कोई मीनिंग नहीं रहेगा बेटा, भूल भी जाओगे। आज चला है कल कंप्लीट चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर से पहले वो कंप्लीट यहाँ के लिख लेना है, ठीक है, ओके। अब लिगेंड किसको कहते हैं बेटा, तो सिंपल मैंने अभी बता दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिया था अभी K फॉर FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया बेटा कि ये जो है ना, ये जो मेटल के साथ जुड़ा है, मेटल के साथ जो जुड़ा है ब्रैकेट के अंदर, इसको कहते हैं हम लिगेंड, इसको क्या कहते हैं हम, लिगेंड, क्लियर, ओके। अब आपको क्वेश्चन होगा सर लिगेंड तो चलो समझ में आया, मेटल के साथ जो जुड़े वो लिगेंड कहलाएगा, बट क्या है कैसे है तो वो थोड़ा हमें समझना है, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझ लेते फिर उसमें हम थियरी में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो बेटा K4 में, तो यहाँ हमारा Fe का चार्ज क्या होगा, +2 होगा ना, देखो पूरा लिखता हूँ वापस, K फॉर FeCN6, तो यहाँ पे +4 हुआ, तो ब्रैकेट के ऊपर कितना आना चाहिए, -4, यस और नो, ठीक है। ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, साइनाइड का चार्ज -1 होता है, फिर बाद में पूरा टेबल दे दूंगा आपको, और कुछ बेसिक NCERT के लिए तो कम से कम आपको 10-15 याद कर लेने किसका क्या चार्ज है। तो साइनाइड का चार्ज -1 होता है, तो 6 के कितने हुए, -6। यहाँ पे मैं Fe का कितना रखूँगा तो -4 आएगा, सोच के बताओ, यस वेरी गुड, +2, तो Fe का चार्ज क्या है, शॉर्ट में +2 आया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो ऐसा बनेगा, आर्गॉन, वैसे नॉर्मली ऐसा होता है 3d6 4s2 होता है नॉर्मली Fe में, +2 है तो मतलब क्या होगा, ये +0 के लिए Fe +2 है बेटा, तो क्या बनेगा, आर्गॉन 3d6 4s0, ऐसा होगा, जाने की बात आएगी तो S में से पहले जाएगा बेटा, ओके। तो अब D की बात करते हैं, अब यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ होने क्या वाला है, ठीक है, इसलिए सब मैं बता रहा हूँ। D ऑर्बिट की सबसेल 5 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 S, उसके बाद बेटा 3p,
और P0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आगे टॉपिक सिखाऊंगा मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, वीक लिगेंड, बट अभी ध्यान रखना साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब क्यों होता है वो आगे समझाऊंगा पूरा टॉपिक। ठीक है, तो साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है वो मतलब कि जो है पैरिंग में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? पैरिंग में। 6 थे, 6 6 चले गए। अब बाकी जो है 6 मुझे साइनाइड सेट करने, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिख रहा है बेटा? यहाँ पे एक साइनाइड आया, एक साइनाइड यहाँ पे, एक साइनाइड यहाँ पे, एक साइनाइड यहाँ पे, एक साइनाइड यहाँ पे, एक साइनाइड यहाँ पे। यहाँ क्या हुआ बेटा कि ये जो खाली थी ना, मैंने अभी बताया आपको कि ये जो खाली ऑर्बिट थी, ये खाली ऑर्बिट में, वैकेंट ऑर्बिट में बेटा लिगेंड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब जब एक पेयर डोनेट कर रहा है, लिसन, ये पॉइंट समझाने के लिए पूरा मैंने बताया, जब सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सिंगल कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसको हम मोनो या यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया? एक ही पेयर दे रहा है तो यूनि, जब 2 देगा एक ही लिगेंड एक ही मेटल को, एक ही लिगेंड एक ही मेटल को 2 देगा तो हम डाइडेंटेड या बाइडेंटेड कहेंगे। एक ही लिगेंड 3 दे रहा है, 1 2 3 एक ही मेटल को, तो ट्राई कहेंगे हम। उससे ज़्यादा देता है तो हम पॉली कहते हैं। हमारे सिलेबस में 6 वाला भी है, हेक्साडेंटेड। ठीक है, EDT है, और वो 4 भी दे सकता है, वो आगे देखेंगे हम। तो समझ में आ गया मीनिंग क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि लिगेंड जो है वो मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिट होते हैं उसमें वो बेटा जो है पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर को देकर कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है। जब वो सिंगल पेयर देगा तो उसको हम मोनो या तो यूनि कहेंगे। क्लियर? पॉइंट क्लियर बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यही पॉइंट हमें अब थियरी फॉर्म में ले लेते हैं और उसी के हिसाब से थियरी लिखनी है हमें। पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूल बाउंड और सेंटर एटॉम इन द कोऑर्डिनेशन यूनिट इज कॉल्ड लिगेंड। आ गए बेटा कि जो सेंटर एटॉम के साथ जो कोऑर्डिनेशन में पैरेंथेसिस में यूनिट यानी कि जो ब्रैकेट में जो जुड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। क्लियर? ओके। द मे बी सिंपल, वो नेगेटिव चार्जेड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और वो लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और प्रोटीन भी हो सकता है। ये पॉइंट 1 हो गया इसका। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, जब वो लिगेंड उसके साथ सिंगल एटॉम को डोनेट करता है तो उसको यूनिडेंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? यूनिडेंटेड। अब यूनिडेंटेड में दोनों तरह के हो सकते हैं, लिसन, नेगेटिव चार्जेड भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ Cl-, Br-, OH-, ये सब के सब नेगेटिव चार्जेड यूनिडेंटेड लिगेंड है। H2O, NH3 ये सब न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, हमारे देखो NCERT के लिए जितने एग्जाम्पल दिए इतने लिखना है, ज़्यादा आपकी जेई के लिए। जो भी और भी बहुत कुछ होता है, मुझे भी पता है, DMG ये वो जो बहुत कुछ आता है, बट यहाँ जो है वो इतना हमें फिर फोकस करना है। ठीक है, तो ये यूनिडेंटेड हो गया। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, जब वो 2 यानी डोनर करके 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उसको डाइडेंटेड कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है इथेन 1,2 डायमाइन। क्या होता है बोलो बेटा? इथेन 1,2 डायमाइन, जिसको शॉर्ट में हम EN भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? EN। ऐसे लिखेंगे CH2 NH2 डॉट डॉट CH2 NH2 डॉट डॉट, जिसको हम इथेन 1,2 डायमाइन शॉर्ट में EN कहेंगे। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल इसका ये होता है ऑक्जेलेट। क्या होता है बोलो बेटा? ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट जो होता है इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं C2O4-2, OX-2 भी लिख सकते हैं, OX-2 भी लिख सकते हैं बेटा। C ठीक है, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। क्लियर? तो इसको कहते हैं हम ऑक्जेलेट। क्लियर? ऑक्जेलेट कहते हैं। OX-2 भी लिखा होगा कुछ क्वेश्चन में, और C2O4- कहते हैं। ये हमारा डाइडेंटेड के 2 एग्जाम्पल दिए, दिस 1, ये है 2। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया बेटा, डाइडेंटेड यहाँ तक। उसके बाद हमें लेना है पॉलीडेंटेड। क्या लेना है बोलो बेटा? पॉलीडेंटेड, वो भी देख लेते हैं।
तो ये हमारा यहाँ तक ये हो गया, डाइडेंटेड सेवरल एटम आर प्रेजेंट इन लिगेंड, ठीक है। और जो 2 से ज़्यादा होते हैं उसको हम पॉलीडेंटेड कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? तो ये हमारा 4th नंबर का पॉइंट। व्हेन सेवरल डोनल एटम, नंबर ऑफ है, यहाँ से हमारा जो है ये पॉइंट से ये जो है हमारा यहाँ तक, वो है हमारा पॉइंट नंबर 4। क्लियर? ठीक है। ये जो है EDTA का स्ट्रक्चर है, EDTA 4- का ये वाला। इथेन, देखो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथेन। डाई एमाइन, 4 है, 1 2 3 4, टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA, ठीक है। इथेन, डाईएमाइन, टेट्रा एसीटेट, EDTA 4-। तो ये जो होता है वो हेक्साडेंटेड होता है, और आपको NCERT में हेक्सा है, बट कुछ केस में 4 भी हो सकता है, याद रखना। वो JEE और नीट के लिए होता है, वो पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये हमारे इसके टाइप हो गए, यूनी और बाइडेंटेड, ठीक है, एंड पॉलीडेंटेड। क्लियर? तो ये पहले हमने जो है लिगेंड क्या है वो समझा बेटा, उसके डेफिनेशन, फिर बाई, ट्राई और पॉली। इसके बाद इसमें ही और क्वेश्चन बनता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक लिखना है, 3 मार्क्स का आता है तो यहाँ तक लिखना है, 3 मार्क्स का हो तो यहाँ तक, ठीक है, और 2 मार्क्स का है तो यहाँ तक। ये ध्यान रखना कहाँ तक कब लिखना है। क्लियर? ओके। अब जो है याद रखना, जो भी बाई या उससे ज़्यादा होते वो सबके सब जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते। क्या बनाते? अब आपको क्वेश्चन होगा सर कैसे, देखते हैं वो भी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ प्लेटिनम के साथ Pt OX ट्वाइस जुड़ गया है, ठीक है, और जो है इसका चार्ज -2 -4 है, इसका चार्ज +2 है तो -2 ऊपर आ रहा है, ठीक है, यहाँ ये -2 है तो पॉजिटिव वाला आगे है K2 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लेटिनम के साथ ये ऐसा जुड़ता है, देखो OX को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये OX है, इसको ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे जो है ऐसे इसको हम लिखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो कौन सा बना? साइक्लिक जैसा बना, दिख रहा है आपको? तो ये साइक्लिक बन गया। तो जो भी बाइडेंटेड या उससे ज़्यादा डेंटेड लिगेंड होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी को हम किलेट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? किलेट। ध्यान रखना, देख लेते हैं वो भी। तो नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन, पॉइंट नंबर 5, when di or polydentate ligand uses 2 or more donor atom, single atom, it's to be making a chelate ligand. Understand? Clear? ठीक है बेटा? ओके, ये पॉइंट नंबर 5 हो गया, और उसी को डेंसिटी लिगेंड भी कहते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सीधा यहाँ पे है, एम्बीडेंटेड लिगेंड, सीधा नीचे आना है। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड किसको कहते हैं बेटा? तो ऐसा लिगेंड कि जो बेटा जो है नॉर्मली दोनों तरफ से क्या कर सकता है? दोनों तरफ से बेटा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता हो, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, दिख रहा है आपको नाइट्रो ग्रुप, तो यहां पे NO2 ग्रुप के अंदर आप देखो, यहां पे ऑक्सीजन की तरफ से मेटल को अटैक हो रहा है, दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन की तरफ से कहां अटैक हो रहा है? और ये केस में देखो नाइट्रोजन की तरफ से मेटल को अटैक हो रहा है। तो NO2 ही है, लेकिन ये केस में ऑक्सीजन की तरफ से अटैक कर रहा है और बॉन्ड बना रहा है यूनिडेंटेड, और इस केस में नाइट्रोजन की तरफ बना रहा है। मतलब सिंगल लिगेंड दो तरफ से अटैक कर सकता है, तो इसको कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर एकदम? इसको क्या कहते हैं हम? एम्बीडेंटेड लिगेंड बेटा। तो इसको कहते हैं नाइट्रो O, यानी कि नाइट्राइटो O, और इसको कहते हैं नाइट्राइटो N। इसी तरह दूसरा थायो वाला एग्जाम्पल है बेटा, इसमें नाइट्रोजन की तरफ से अटैक करेगा तो थायोसाइनेटो N, और सल्फर की तरफ करेगा तो थायोसाइनेटो S कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा लिगेंड वाला क्वेश्चन फिनिश हो गया। 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब अबाउट लिगेंड। क्लियर? बोलो कोई डाउट है इसमें? तो ये हमारा इस यूनिट का 3rd क्वेश्चन हुआ, डिस्क्राइब अबाउट लिगेंड। तो पहले हमने लिगेंड की डेफिनेशन लिखी और समझी, उसके बाद यूनिडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, फिर ट्राइडेंटेड भी आता है, PTN है और भी है बेटा, और उसके बाद पॉलीडेंटेड लिगेंड। उसके बाद हमने किलेट, ठीक है, किलेट किसको कहते हैं? वो साइक्लिक वाला, और उसके बाद एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड की 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू NCERT, नाइट्रो एंड थायोसाइनेटो। ठीक है, तो ये याद रखना है।
तो एक बार रीड कर लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं।